हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द दादा भाई नारोजी। हम दादा भाई नारोजी के इकोनॉमिक थॉट्स देखने वाले हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम उनकी ड्रेन थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दादा भाई नारोजी एंड द ड्रेन थ्योरी बाय दादा भाई नारोजी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो जब हम दादा भाई नारोजी की बात करते हैं तो इनका बर्थ हुआ था 1825 में एंड इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है एंड फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी बोला जाता है दादा भाई नारोजी को। इनकी जो ड्रेन थ्योरी थी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और ये एक ऐसे पहले इंडियन थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट करा गया था। एंड इनके और भी बहुत सारे वर्क्स थे, जैसे कि हमने ड्रेन थ्योरी के बारे में तो बोला है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा इनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क था दैट इज पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने कैसे पोवर्टी के बारे में बताया, इंडिया में पोवर्टी क्या हमेशा से थी या कैसे क्या हुई, तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई एंड कैसे उन्होंने ब्रिटिश रूल के बारे में बताया एंड कैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल नहीं होना चाहिए उस बारे में इन्होंने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये अपनी ड्रेन थ्योरी के लिए तो जाने जाते ही है, बहुत ही फेमस ड्रेन थ्योरी, उसके लिए तो ये जाने जाते ही है। ठीक है, बट ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर भी थे। तो ये तो था दादा भाई नारोजी का इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने बोला इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इनकी कुछ फेमस वर्क्स की हमने बात करी एंड ये पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे एंड ये आईएनसी के दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे एंड ये फाउंडर थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। ठीक है, तो ये तो हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा, बहुत ही बेसिक चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम देखते हैं अबाउट द ड्रेन थ्योरी, जो कि मैं बोल रही थी दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रेन थ्योरी क्या थी, क्या सब था उसमें, तो वो चीज अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो ये ड्रेन थ्योरी थी, पहले तो हम इसको नेम से समझते हैं दैट व्हाट इज ड्रेन थ्योरी, मतलब व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ का बह के जाना। ठीक है, तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है या ड्रेन थ्योरी है, ये इंट्रोड्यूस करी थी दादा भाई नारोजी ने। किस लिए इंट्रोड्यूस करी थी, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे हमारी इंडिया की जो वेल्थ है उसे इंग्लैंड लेके जा रहे थे एंड बदले में हमें कुछ भी वैल्यूबल चीज़ नहीं मिल रही थी या कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। केवल हमारी वेल्थ जो है वो बह के कहाँ जा रही थी, ब्रिटेन जा रही थी या इंग्लैंड जा रही थी। एंड ये जो प्रोसेस है कि जब हमारी इंडिया की वेल्थ बह के वहां जा रही है, तो इसी प्रोसेस को जो है उन्होंने बोला ड्रेन। ठीक है, तो इसी से उन्होंने इस थ्योरी का नाम रखा ड्रेन थ्योरी, कि कैसे हमारी इंडिया की जो वेल्थ है वो बह के कहाँ जा रही है, वो ब्रिटेन में जा रही है या वो इंग्लैंड में जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली किसने, दादा भाई नारोजी ने। तो यहाँ पे हमने क्या समझा दैट व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, उन्होंने ऐसा नेम क्यों रखा या वो बेसिकली इसमें क्या समझाना चाह रहे थे, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी। तो अब इस थ्योरी को डेवलप क्यों करा दादा भाई नारोजी ने, तो दादा भाई नारोजी जो थे वो चाहते थे एक्सप्लेन करना पोवर्टी ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो दादा भाई नारोजी जो थे वो इंडियंस की पोवर्टी को एक्सप्लेन करना चाहते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडियंस कैसे पोवर्टी में आ गए थे, कैसे वहां पर गरीबी हो गई थी इंडिया में, या इंडियंस कैसे गरीब हो गए थे। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। उन्होंने बोला कि इंडिया हमेशा से पुअर नहीं रहा है, इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री। जैसे अगर आपको भी पता हो तो इंडिया को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर दादा भाई नारोजी भी सेम वही बोलते हैं कि इंडिया वॉज नॉट नेचुरली पुअर, वो कभी भी हमेशा से पुअर नहीं था, गरीब नहीं था। ये जो पॉवर्टी है वो ब्रिटिशर्स ने या फिर ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्रिएट करी इंडिया में। तो बेसिकली ये जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसने इंडिया को बहुत ही पुअर कर दिया था, बहुत ही गरीब कर दिया था। उसके सारे रिसोर्सेज लेके, प्रॉफिट्स लेके, मनी लेके, उनको यूज करके, तो यहाँ उस वजह से पॉवर्टी आ गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दादा भाई नारोजी ने इस थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है, वो उन्होंने बताया कि कैसे पॉवर्टी आई इंडिया में एंड वो कभी भी नेचुरली नहीं थी या कभी भी इंडिया जो है नेचुरली पुअर नहीं था। ठीक है, कैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो है इंडिया में पॉवर्टी आई या इंडियंस जो है वो पुअर हो गए। ठीक है, तो उसका रीजन उन्होंने इस थ्योरी में बेसिकली बताया है। नाउ अगर हम बात करें इस ड्रेन थ्योरी मॉडल की, तो ये जो इकोनॉमिक ड्रेन है उसको जो है दादा भाई नारोजी ने इस फॉर्मूला से एक्सप्लेन करा है, दैट इज y माइनस टी इज इक्वल्स टू ई, दैट इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस डी, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस m।
अब यहाँ पे Y है द नेशनल इनकम और द नेशनल आउटपुट, T है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ या फिर हम कह सकते हैं जो कि ड्रेन हो रहा है, ठीक है। एंड E इज बेसिकली जो आपके पास बचा है। इसको अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बट अभी यहाँ पे समझो Y इज द नेशनल इनकम, T इज द ड्रेन, जो भी वेल्थ यहाँ से ट्रांसफर हो रही है इंडिया से ब्रिटेन में, तो दैट इज T। एंड C यहाँ पे स्टैंड होता है फॉर द कंजम्पशन, I फॉर द इन्वेस्टमेंट, D फॉर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड X माइनस M स्टैंड्स फॉर द नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो आपके पास है 1000 रुपीज, ठीक है, आपकी 1000 रुपीज सैलरी है, तो वो हो गया आपकी नेशनल इनकम की जगह अपन उसको ले लेते हैं 1000 रुपीज आपकी सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने बोला कि आपको 300 रुपीज का कुछ रेंट या कुछ देना पड़ रहा है, वो परमानेंट है ना, तो जैसे वहाँ पे सेम वैसे अपन ड्रेन की जगह उस 300 रुपीज को ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास बचे कितने, तो 1000 माइनस 300 दैट इज 700, तो वो जो 700 है दैट इज E, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमारी जो भी नेशनल इनकम थी उसमें से अगर मैं ड्रेन माइनस कर दूं तो वो बचा हुआ अमाउंट हमारे पास रहता था, ठीक है। अब उस अमाउंट से मेरे को 3 चीज़ें करनी होती थी, दैट इज कंजम्पशन भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी देनी। जैसे आपके पास अगर 700 रुपीज़ बचे यहाँ पर, तो आपको उन 700 रुपीज़ से क्या करना है, कंजम्पशन भी करना है, दैट मीन्स आपको खाने के लिए या अपनी फैमिली को फीड करने के लिए जो है खर्च करना है वो पैसे, ठीक है। उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ सेविंग करनी है टाइप्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब आपको टैक्सेस या फाइन्स जो है पे करने हैं, तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको 700 में से ये तीनों चीज़ें करनी है, तो ये हो गया हमारा C प्लस I प्लस D, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर अगर मैं पूरी नेशन की बात करूँ तो C इज़ फॉर कंजम्पशन, I इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड D इज़ फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड X माइनस M मतलब कि हमारा उस टाइम पे नेट एक्सपोर्ट कितना हो रहा था, कि हम हमारे यहाँ से कितने प्रोडक्ट्स जो है यहाँ से भेज रहे थे, कितने एक्सपोर्ट कर रहे थे एंड कितना हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो दैट इज X माइनस M, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर ये इक्वेशन के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब करी दादा भाई नारोजी ने। एंड यहाँ पर हमारा T बहुत ज़्यादा था कि यहाँ से जो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो रहा था फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन वो बहुत ही ज़्यादा था, तो हमारे पास बचता ही बहुत कम था। एंड जब कम बच रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको फिर वो कंजम्पशन भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी करनी है, तो वहाँ पे हर जगह अमाउंट कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर मैंने आपको बोला था 1000 रुपीज़ सैलरी है, जिसमें से 300 रुपीज़ आपको रेंट या कुछ परमानेंटली पे करना है, कि हमेशा आपको पे करना होता है, ठीक है, मंथली टू मंथली, ठीक है। तो अब वैसे अगर वो 300 की जगह 500 होता तो आपका कितना बचता, 1000 माइनस 500, तो 500 ही बचता। अब उन 500 में से आपको कंजम्पशन भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी करनी, तो मुश्किल हो जाता, ठीक है। पहले 700 बच रहा था, ठीक है, बट जब आपका वो ड्रेन बढ़ गया, मतलब आपका वो रेंट बढ़ गया, 300 की जगह वो 500 हो गया, तो आपका यहाँ पे कितना बचा, आपका 500 बचा। पहले 700 में से करना था, अब 500 में से करना है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बोला कि हमारे यहाँ पर इंडिया में ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब इंडिया से जो है हमारी वेल्थ का ड्रेन ब्रिटेन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो इसकी वजह से हमारे पास बचता ही कम था। और इवन दादा भाई नारोजी ने ये भी बोला कि इंडिया के साथ क्या होता था कि इंडिया जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। जैसे इंडिया जो है और मोस्टली क्या होता था, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था, ठीक है। बट उनको कोई भी रियल इम्पोर्ट्स नहीं मिलते थे या कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था आगे से, ठीक है। तो ये एक यूनिलेटरल ट्रांसफर हो रहा था या ड्रेन हो रहा था, मतलब अगर सपोज करो इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो उसके बदले में ना तो उनको कभी मनी मिलता था, ना ही उनको कुछ और बेनिफिट मिलता था या कुछ और रिटर्न मिलता था, तो वो सब भी नहीं मिल रहा था। तो ये एक ही साइड से यूनिलेटरल मतलब बेसिकली क्या हो गया, वन डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा था या वन डायरेक्शन में ड्रेन हो रही थी हमारी वेल्थ। तो ये चीज़ हो रही थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अच्छा, अब इसके पीछे के रीजंस क्या थे कि क्यों इतना ड्रेन हो रहा था, मतलब क्यों हमारी वेल्थ जो है इतनी ड्रेन हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है, सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया वर पेड फ्रॉम इंडियन मनी। व्हेन दीज ऑफिशियल्स वेंट बैक टू इंग्लैंड दे टुक द मनी विथ देम, कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इंडिया के अंदर, उनकी सैलरीज या पेंशन किससे दी जाती थी, इंडियन मनी से दी जाती थी। और जब ये ऑफिशियल्स वापस इंग्लैंड चल गए थे तो उन्होंने ये इंडियन मनी भी अपने साथ ले गए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा बहुत सारा जो इंडियन मनी है वो किधर ड्रेन हो रहा था या वो किधर ट्रांसफर हो रहा था, टू द ब्रिटिशर्स और टू द ब्रिटेन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि जो सेविंग्स थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की वो सब कहाँ भेजी जा रही थी, ब्रिटेन, वर सेंट होम।
होम मतलब यहाँ पे ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो अपनी सेविंग्स वापस कहाँ भेज रहे थे, तो वो ब्रिटेन भेज रहे थे। तो बेसिकली वो अपना पैसा जो है कहीं ना कहीं बचा रहे थे। तो यहाँ से जितना भी था वो सब कहाँ जा रहा था, एज अ रेमिटेंस जो है वो ब्रिटेन में जा रहा था। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। थर्ड पॉइंट, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको अपने एक्सपेंसेस के लिए पे करना पड़ता था, जैसे थर्ड पॉइंटर्स कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसे अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपने खर्चे के लिए जो है पे करना पड़ता था, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री। तो इन सब के खर्चे के लिए जो है इंडिया को पे करना पड़ता था या इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, ठीक है। एंड जितने भी फॉरेन कंपनी या बिजनेसमैन थे जिन्होंने प्रॉफिट किया इंडिया में, तो उन्होंने क्या करा, उन सारे प्रॉफिट्स को या सारे मनी को जो है कहाँ पर भेज दिया, वापस इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा था इंडिया में रह के, वो सारा प्रॉफिट कहाँ जा रहा था, वो सारा प्रॉफिट इंग्लैंड जा रहा था। और इंडिया को जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, किस पे, पब्लिक डेट के ऊपर, जिसे इंग्लैंड से बोरो करा गया था। तो उस पब्लिक डेट के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, ठीक है। तो बेसिकली ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से जो है इंडिया से सारी वेल्थ जो है वो ड्रेन हो रही थी टू द ब्रिटेन। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। अच्छा, दादा भाई नारोजी ने जो है प्रूफ और डेटा के साथ इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, मतलब उन्होंने प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उन्होंने जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा को एग्जामाइन किया, जो कि 1835 से लेकर 1872 तक का था, ठीक है। तो इस टाइम पे या इस टाइम पीरियड में कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, तो उस पूरे डेटा को उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि जो इंडिया है उसने 500 मिलियन पाउंड जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट किया देन इट हैड इम्पोर्टेड। मतलब जितना उन्होंने इम्पोर्ट नहीं किया उससे ज़्यादा जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट किया जो किया, बट उनको बदले में या रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिला, ना तो कोई मनी मिला, ना कोई अदर बेनिफिट मिला। तो इससे ये पता चला कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वो इंडिया से बाहर गई है, ठीक है, या एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ का ड्रेन हुआ है फ्रॉम इंडिया। तो ये चीज़ पता चली थ्रू दैट डेटा एंड थ्रू दैट प्रूफ। इवन दादा भाई नारोजी ने ये भी बोला कि ये जो ड्रेन है ये और भी ज़्यादा होता अगर उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता। उस अमाउंट पे अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता तब तो ये ड्रेन का जो अमाउंट है ये और भी ज़्यादा होता। अब इस ड्रेन के इफेक्ट्स क्या हुए, जब हमारी कंट्री से इतना बड़ा अमाउंट गया या इतना बड़ा अमाउंट में वेल्थ गया, तो इसके कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स रहे होंगे। तो यहाँ पर वो इफेक्ट्स क्या थे, तो सबसे पहले हमने हमारी सारी जो कैपिटल थी वो खो दी थी। तो इंडिया जो है अब अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसके पास पैसा था ही नहीं, तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करे। अगर उसे कुछ डेवलपमेंट करना भी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, एंड पैसा उसके पास था नहीं, बिकॉज इतना सारा वेल्थ तो ऑलरेडी ड्रेन हो चुका था, ठीक है। एंड जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उन्होंने बहुत ही सफ़र किया, ट्रेड कोलैप्स हो गया, ठीक है, पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिली ड्यू टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। हमारा इंडियन एग्रीकल्चर था या जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी ये बहुत ही डिपेंडेंट हो गई, बहुत ही वीक हो गई बिकॉज ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्योंकि हमारा इतना वेल्थ ऑलरेडी ड्रेन हो चुका था। तो सपोज करो इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें, उसका अगर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है या इंडियन इकोनॉमी को डेवलप भी करना है तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है विदाउट मनी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयमेंट था वो इंडिया में बहुत कम हो चुका था, एंड जो इनकम लेवल था या फिर हम कह सकते हैं जो पर कैपिटा इनकम, मतलब पर इंडिविजुअल की इनकम जो थी वो भी बहुत लो हो चुकी थी, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स वो रिच होते जा रहे थे, बट किसकी कॉस्ट पे, इंडियन सफरिंग की कॉस्ट पे, बिकॉज हमारी वेल्थ का बेसिकली वो यूज़ कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स बिकेम रिच बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन सफरिंग। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे ड्रेन के। अच्छा, अब इस सिचुएशन पे जो जेएस मिल है या जो अदर इकोनॉमिक थिंकर्स है उनका क्या कहना था। तो जेएस मिल ने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब कैसा है, तो इसको इस तरीके से समझो कि बॉडी में से आपने जो है ब्लड निकाल लिया है विदाउट गिविंग न्यूट्रिशन, बिना न्यूट्रिशन दिए आपने बॉडी में से ब्लड निकाल लिया है, ठीक है। तो ऐसे में वो बॉडी या वो जो ह्यूमन बीइंग है वो ऑफकोर्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सेम बिल्कुल वैसे ही एक कंट्री में विदाउट वेल्थ कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो नो कंट्री कैन सर्वाइव लाइक दैट, ठीक है, कि अगर आप उस कंट्री में से उसकी सारी वेल्थ ही निकाल लोगे तो यहाँ पर कंट्री का सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो कंट्री कैसी हो जाएगी, बहुत ही वीक हो जाएगी। फिर दादा भाई नारोजी ने कुछ सजेशंस भी दिए कि किस तरीके से हम इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को स्टॉप कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इंडियन और ब्रिटिशर्स है उन्हें सेम सैलरी दी जानी चाहिए वर्क के लिए।
मतलब सपोज करो कि कोई जॉब है, ठीक है, जिसपे इंडियंस भी है एंड जो ब्रिटिशर्स है वो भी अपॉइंटेड है, ठीक है, बट लेकिन क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्हें ज्यादा सैलरी दी जाती थी एंड सेम वर्क के लिए जो इंडियंस है उन्हें कम सैलरी दी जाती थी। तो दादा भाई नारोजी ने कहा कि जो इंडियंस और ब्रिटिशर्स है उन्हें सेम सैलरी दी जानी चाहिए फॉर द सेम वर्क, ठीक है। एंड उसके अलावा दादा भाई नारोजी ने बोला कि जो पेंशन है उसे रिच ब्रिटिशर्स को नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी रिच है तो उन्हें पेंशन की नीड भी नहीं है, ठीक। एंड दादा भाई नारोजी ने ये भी कहा कि जो इंडिया है उसे ब्रिटिश आर्मी या नेवी के लिए पे नहीं करना चाहिए और इंडियंस को आपको ज्यादा पावर देनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर एंड फॉरेन कैपिटल अलाउ करनी चाहिए केवल और केवल तब कि जब उससे इंडिया को हेल्प हो रही हो, तब जो है फॉरेन कैपिटल अलाउ करनी चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस दिए थे दादा भाई नारोजी ने, जिससे आप ड्रेन को क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो जिसमें उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि जो पेंशन है वो रिच ब्रिटिशर्स को मत दो, ठीक है। उसके अलावा इंडियन और ब्रिटिशर्स अगर सेम वर्क कर रहे हैं तो उनको सेम सैलरी दी जानी चाहिए, इंडियंस को और पावर दो गवर्नमेंट के अंदर, और फॉरेन कैपिटल को तभी अलाउ करना चाहिए जब उससे इंडिया को हेल्प हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीजें उन्होंने बोली जिससे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ को जो है बेसिकली स्टॉप कर सकते हैं, वो सजेशंस दिए दादा भाई नारोजी ने। अच्छा, अब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कोट यहाँ पर बोला एंड वो इंपॉर्टेंट कोट क्या था, दैट इवन एन ओशियन इफ इट लूजेस वाटर डेली एंड नेवर गेट्स इट बैक विल ड्राई अप। मतलब एक ओशियन है एंड वो अपना पानी डेली लूज कर रहा है एंड रिटर्न में उसको वापस से पानी नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो ड्राई हो जाएगा, वो सूख जाएगा, बिकॉज वो पानी डेली लूज करता जा रहा है एंड कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जिससे उसे वो पानी वापस मिल सके। तो ऐसे में धीरे धीरे ओशन क्या होगा, एकदम सूख जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह एक ओशन की तरह जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी कोलैप्स हो जाएगी कि अगर हमारे यहाँ से वेल्थ ड्रेन होती गई एंड वापस कोई सोर्स नहीं है जिससे वो वेल्थ वापस से आ पाए, तो ऐसे में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ड्रेन थ्योरी बाय दादा भाई नारोजी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया से वेल्थ ड्रेन हुई टू द ब्रिटेन। तो वो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। सो इन केस अगर आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरीज रहती है या कोई भी डाउट रहता है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। And the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.